अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं तनुजुवं कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वाणिराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बहुत बहुत धन्यवाद रितु। आज इस सत्र के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा जी, संस्कृत विभाग के अध्यक्ष मेरे मित्र और बड़े भाई आदरणीय डॉक्टर जयप्रकाश नारायण जी, मेरे परम श्रद्धेय गुरुदेव आदरणीय प्रोफेसर गिरीश पंत जी, हमारे अनुज तुल्य धनंजय जी, सुरेंद्र जी, जहां आरा जी और संस्कृत विभाग के संगीता जी और संस्कृत विभाग के सभी प्राध्यापकगण, शोधार्थियों एवं मित्रों। कल सर का आदेश हुआ कि इस तरह की एक चर्चा यहाँ होनी चाहिए शोध छात्रों के बीच में, और मुझे लगा कि किस विषय पर बात की जाए। तो उस संदर्भ में कौटिल्य अर्थशास्त्र पे, चूंकि आजकल मैं उसको पढ़ भी रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ और अपने कुछ विद्यार्थियों से उस पर शोध कार्य भी करवा रहा हूँ। मुझे लगा कि इस पर थोड़ी चर्चा हो और अगर कुछ नई बात उसमें निकल कर आए तो मुझे लगेगा कि ये चर्चा सार्थक रही। तो उसी संदर्भ में मैं बात करूंगा, बहुत औपचारिक बात नहीं करूंगा, लेकिन जो हमने अब तक पढ़ के समझा है या समझने की कोशिश कर रहा हूँ उसी के इर्द गिर्द हम लोग बात करेंगे। तो पहले तो मैं सर का और जयप्रकाश जी का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने ये अवसर दिया है कि इस विषय पर यहाँ चर्चा हो सके। कौटिल्य अर्थशास्त्र पे यद्यपि काफी काम भी हुए हैं, लेकिन हमें जहां से सबसे पहले प्रेरणा मिली कि हमने इसके टैक्सेशन मॉडल को सबसे पहले देखा था और हमें ये लगा कि ये जो टैक्सेशन मॉडल है इसमें कई ऐसी शब्दावली का प्रयोग किया गया जिसे आज के समय में लोग ये समझते हैं कि ये अत्याधुनिक शब्दावली है, और उसका श्रेय भी कहीं ना कहीं पश्चिम जगत को चला जाता है। तो वहीं से शुरुआत हुई थी जब मुझे लगा कि इस पर कुछ कार्य करने की जरूरत है, और इस पे हमने 3 शोध पत्र लिखा सबसे पहले अलग अलग विषयों पे, जिसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन कौटिल्य अर्थशास्त्र एक हमारा रिसर्च पेपर था, एक टैक्सेशन मॉडल पे था, और उसमें साथ में ये था कि जो वर्तमान कर व्यवस्था है उसके संदर्भ में उसकी क्या प्रासंगिकता है, जो 3 प्रकाशित आलेख है, और एक इसी के अन्य वित्तीय पहलुओं को लेकर था। पूरे अर्थशास्त्र पर जब आप ध्यान देते हैं तो हमने देखा कि कुछ ऐसी बातें इसमें हैं कि जिसका अगर ध्यान रखा जाए शोधार्थियों के द्वारा तो काफी नवीन चीजें आती हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं कि एक तो सामान्य तौर पर आप देखते होंगे कि अगर थोड़ा भी पढ़ा हो आपने अर्थशास्त्र के बारे में, तो इसमें 15 अधिकरणों में ये विभक्त है। इसमें 150 अध्याय हैं और 180 प्रकरण हैं और अलग अलग विषयों को लेकर वो है। इसमें जो 15वां अधिकरण है, कई बार होता है कि हम लोग पुस्तक पढ़ना शुरू करते हैं, बिल्कुल प्रारंभ से शुरू करते हैं। कौटिल्य अर्थशास्त्र जब आप पढ़ें, मुझे लगता है प्रारंभ करने से भी पहले आप 15वां अधिकरण पढ़ें, जो तंत्र युक्ति नाम से है। और वहां तंत्र युक्ति का अर्थ क्या है? रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। ज्यादातर ग्रंथों में आप देखेंगे कि लेखक अपनी बात कहते हैं और बाद में अलग अलग जो उनके विद्वान हैं या उनके क्रिटिक हैं वो अपने अपने तरीके से उसकी व्याख्या कर देते हैं। कौटिल्य इस तरह की संभावना को पूरी तरह से खारिज करते हैं। ये मुझे लगता है ज्यादातर विद्यार्थियों का ध्यान इस पे नहीं जाता है, इसलिए मैं बता रहा हूं। मुझे लगता है कुछ नई चीज अगर आप लेके जाएंगे तो तभी ये बातचीत सार्थक होगी। तो तंत्र युक्ति के बारे में आपको बताता हूं कि कौटिल्य को ये भी आशंका जरूर रही होगी कि हमारी कही गई बातों का लोग अलग अर्थ कर सकते। पूर्वक कहे गए अर्थ का नाम ही अधिकरण है,
यानी जिस अर्थ को आप अधिकार पूर्वक कह रहे हैं वही अधिकरण है। यम अर्थम अधिकृत्य उच्यते तद अधिकरणम, ऐसी उन्होंने व्याख्या की वहां। और इस तरह से उन्होंने ये बताया कि अर्थशास्त्र की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है। और उसमें उन्होंने ये कहा कि जैसे हम लोग कहते हैं योग और क्षेम, किसी चीज को प्राप्त करना और उसकी रक्षा करना, तो उसी अर्थ में उन्होंने कहा कि पृथिव्या लाभे पालने च यावन इति अर्थशास्त्राणि पूर्वाचार्यैः प्रस्थापितानि प्रायशः स्थानि संहृत्यैकम इदम अर्थशास्त्रम कृतम। तो बड़े स्पष्ट शब्दों में और सरल शब्दों में ये बताते हैं कि आप जो ग्रंथ पढ़ रहे हैं सबसे पहले उसका मीनिंग समझिए। तो वो कहते हैं कि अर्थ शब्द की व्याख्या हम दो तरीके से कर रहे हैं, एक ये पृथ्वी और दूसरी आजीविका। इस अर्थ में उन्होंने समझा दिया। फिर उन्होंने कहा कि इस अर्थशास्त्र का प्रयोजन क्या है, कानून विद नहीं पहुंच पा रहे हैं उससे आगे की बात करते हैं कौटिल्य। या जहां क्रिमिनल जस्टिस में कंटक शोधन में उनका वो दोनों न्यायालय का नाम है, धर्मस्थीय और कंटक शोधन, एक सिविल लॉ को देखता है दूसरा क्रिमिनल लॉ को देखता है। और आपको ये देख के बड़ा आश्चर्य होगा कि इनकी सोच इतनी सूक्ष्म है कि जहां तक अभी नहीं पहुंच पा रहे हैं शिक्षाविद वहां की बात वो कर रहे हैं। और शब्दावली का ऐसा प्रयोग जो आज तो समाज में व्याप्त है ही, और आपको लगेगा कि बिल्कुल मॉडर्न कंसेप्ट, लेकिन वो कौटिल्य ने उसकी चर्चा जरूर कर दी है। जैसे अभी कई शोध कार्य उस तरह के हो रहे हैं। एक लॉ का स्टूडेंट है जो मेरे साथ काम कर रहा है, तो उसने जो टॉपिक लिया वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पे लिया है। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आज का, और कौटिल्य ने जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में, उपभोक्ता संरक्षण के बारे में बात की है, उस पे काम कर रहा है। और जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि आज का जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, जिन बातों तक नहीं पहुंच पाया कौटिल्य उसके आगे की भी बात कर रहे हैं। आप देखेंगे कि राजनीति शास्त्र का पूर्णतः वर्णन है, प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से इसमें वर्णित है, और उसमें अर्थव्यवस्था के सभी तत्वों को समाहित किया गया। तो ये पॉलिटी का भी टेक्स्ट है, इकोनॉमी का भी टेक्स्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन का भी टेक्स्ट है। तो उस हिसाब से आप देखिए तो इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तीनों विषय इसमें भरे हुए हैं। और ये तो कुछ विषयों की बात हम लोग कर रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि इसमें सोशियोलॉजी ढूंढ लीजिए, वो भी पूरी तरह से मिलेगा, इसमें लॉ ढूंढ लीजिए, वो भी पूरी तरह से मिलेगा। विषय आपको उठाना है, उसके बारे में कुछ न कुछ कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आपको जरूर चर्चा मिलती है। तो जिन बातों के लिए दावा किया जाता है कि ये उनकी सोच है, वो बहुत पहले आपके शास्त्र में सर ने अवसर दिया। तो आप सबका बहुत बहुत आभार। और बहुत लंबा नहीं करूंगा क्योंकि आप लोग भी दूर दूर से आते हैं, लेकिन फिर आप लोगों के साथ चर्चा करके बड़ा अच्छा लगा है। तो आगे भी जयप्रकाश जी जब आदेश करेंगे तो और विषयों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप सभी देखिए, ये जो आज का विषय यहाँ प्रस्तुत किया गया डॉक्टर मिश्र जी के द्वारा, ये आप सबके लिए बहुत ही प्रासंगिक है। आप सब लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ जब आप फाइनल ईयर में, एमए फाइनल ईयर में CBCS पढ़ेंगे तो एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट जो है वो पेपर हमने लगाया हुआ है, जिसे प्राय मैं पढ़ाता हूँ या कभी कभी जहारा पढ़ाती हूँ। तो उसमें जो विषय मुख्य था, जहाँ से प्रारंभ किया, तंत्र युक्तियाँ, वो उसका मुख्य विषय है और वो बड़ा रोचक है। उसमें दूसरे डिपार्टमेंट्स के भी बच्चे आते हैं, विशेष रूप से यहाँ पर एक सेंटर है, सेंटर ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन एंड सिविलाइजेशन, और पॉलिटिकल साइंस के बच्चे आते हैं, तो बड़ी रुचि के साथ पढ़ते हैं। तो ये आपके लिए बहुत एक अच्छी जानकारी कि हम कौटिल्य अर्थशास्त्र को उस समय जब पढ़ेंगे तो ये जीवंत रहेगा आपके मस्तिष्क में। एक बात तो ये। दूसरा, अभी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं हायर लेवल पे, UGC नेट को लेकर के, वहां पर कौटिल्य अर्थशास्त्र जो है धर्मशास्त्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, और उसमें एक तो उसका संपूर्ण अध्ययन है जनरल स्टडी के अंतर्गत, और एक स्पेशलाइजेशन होता है, उसमें तंत्र युक्तियां नहीं है। लेकिन अगर संपूर्ण जो उसका
अध्ययन में से आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो तंत्र युक्ति जरूर पूछा जाए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उस दृष्टि से भी ये आज का व्याख्यान मैं समझता हूँ कि इसकी अत्यंत सार्थकता हम लोग महसूस करते हैं। और जिन विद्वान ने आपके समक्ष रखा, हमने तो उनको रिसर्च करने के टाइम से देखा और किस तरह से बात को रखना और तर्कों के साथ रखना और गतिविधि में लगे रहना। और आप बहुत बड़े पॉलिटिकल थॉट भी हैं, अभी आपको उसकी जानकारी नहीं दी गई, तो उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारी भारतीय संस्कृति और हमारी राजनीतिक संस्कृति के लिए भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। उसकी चर्चा कभी उसी विषय पर करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका व्याख्यान अभी समाप्त नहीं होना चाहिए था, आपको और देना चाहिए था, क्योंकि विषय को आपने जैसा कि सर जी बताया तर्क के साथ प्रस्तुत किया और जितनी सूक्ष्मता से आपने विषयों को स्पष्ट किया और उसमें शोध की नवीन संभावनाओं को जो आपने प्रकट किया, मैं आशा करता हूँ कि वो हम सबके लिए लाभान्वित होगा और जो आगे शोध करेंगे, जो परास्नातक द्वितीय वर्ष के छात्र हैं, वो उनके लिए अवश्य यह पाठ्य सिद्ध होगा। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि वो अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आएं। जैसा आपको कंफर्ट है। प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा सर, आप अभी श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में ज्योतिष विभाग में आचार्य पद पर कार्यरत हैं, साथ ही वहाँ के कुलानुशासक भी हैं। चीफ डॉक्टर। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर जयप्रकाश नारायण जी, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता दिल्ली विश्वविद्यालय के यशस्वी आचार्य डॉक्टर मिश्र जी और इस विभाग के वरिष्ठतम आचार्य हम सब के अत्यंत आदरणीय प्रोफेसर गिरीश चंद्र पंत जी और विभाग के समस्त सम्माननीय आचार्य और होनहार शोधार्थी छात्र, प्रोफेसर जयप्रकाश नारायण जी की कृपा से आज जामिया मिलिया इस्लामिया के संस्कृत विभाग का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसमें आप सभी तेजस्वी, यशस्वी और मनस्वी छात्रों के भी दर्शन करने का सुखद संयोग उपलब्ध हुआ। इसके लिए मैं विभाग का और विशेष रूप से आदरणीय विभागाध्यक्ष जी का आभारी हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज इस उपक्रम में जिन आचार्य को आपने चुना और जो विषय आपने शोध की दृष्टि से रखा, वह अपने आप में विशेष था। विषय भी विशेष था, विशेषज्ञ भी विशेष था। विषय विशेष इसलिए था कि कौटिल्य ने लीक से हटकर के काम किया था। उन्होंने कोई सामान्य काम नहीं किया। उनकी चेतना जब जागृत हुई तो ठीक वैसी हुई जैसी एक अध्यापक की होनी चाहिए। प्रलय और निर्माण अध्यापक की गोदी में पलते। ये उद्घोष अगर कोई कर सकता था तो केवल चाणक्य कर सकता। और इस भारत की पवित्र धरा पर लगभग 2400 साल पहले उस सूर्य का उदय हुआ
आदरणीय मिश्र जी ने चर्चा की योग की और चाणक्य की दृष्टि से योग की उद्भावना की। उसके साथ साथ अमीरी और गरीबी की बढ़ती खाई की, इन दोनों की चर्चा की। अमीरी और गरीबी आज ही नहीं, जब चाणक्य इस धरती पर आया तब भी ऐसी स्थिति। इसलिए उन्होंने जब संकल्प लिया चाणक्य के अर्थशास्त्र का प्रणयन करने का, तो उनके पीछे भी यही दर्शन था। उनका दर्शन था कि मैं ऐसे राजा का निर्माण करूं, ऐसी राज सत्ता का निर्माण करूं जो राजा सबको समान रूप से देख सके, जिसके मन में सबके समान उत्थान का भाव हो, जिसकी प्रेरणा से समाज में संभूय समुत्थान का भाव जागृत हो, जो प्रजा की सुरक्षा के लिए, समाज के उत्थान के लिए, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के विकास के लिए सकारात्मक सोच के साथ काम कर सके, जिसका उद्देश्य ऐसे राजा का निर्माण करना, जिसका उद्देश्य हो कि विकास के प्रकाश की प्रथम किरण गरीब की झोंपड़ी पर पड़े। इसलिए जब उसने राजा का भी निर्माण किया तो स्वयं गंगा के किनारे कुटिया में रहते थे। आजकल के स्वामियों की तरह नहीं, आजकल के राजनीतिक सलाहकारों की तरह भी नहीं थे। वो स्वयं सचमुच में आचार्य थे, क्योंकि आचार्य आचरण से बनते। आचार को धारण करने वाला हमारे यहाँ, आचरण को अपनाने वाला। अब तो हम लोग केवल भाषणों से सिखाने वाले हैं। बहुत अच्छी लच्छेदार शैली में हम भाषण के माध्यम से लोगों को उपदेश देते हैं, लेकिन जब मंच से नीचे उतरते हैं तो हमारा आचरण अलग होता है। इसलिए जो वक्ता होता है उसकी वाणी में वह संप्रेषण नहीं होता, क्योंकि वाणी तभी सामने वाले के दिल में उतरती है जब आपके दिल से निकली, क्योंकि दिल ही दिल की भाषा को समझता है। और जब वाणी यहाँ ऐसे ऊपर निकली हुई हो तो वो सामने वाले तक नहीं जाएगी। आचार्य जी ने बड़ा मार्मिक व्याख्यान दिया और सूर्य भी अस्ताचल पर है। आप सबको भी अपने अपने घरों की तरफ प्रस्थान करना है, जबरदस्ती बांध करके आपकी शोध दृष्टि का उन्नयन करना, ये आपके धैर्य की परीक्षा लेने वाली बात होगी। वैसे जो धार्मिक होता है वो धैर्यवान होता है, बिना धैर्य के कोई धार्मिक हो नहीं सकता। चाणक्य जामिया मिलिया इस्लामिया के संस्कृत विभाग में पधारे हुए और इस कार्यक्रम के अध्यक्षता करते हुए हमारे परम आदरणीय प्रोफेसर बिहारीलाल शर्मा जी, हमारे परम मित्र डॉक्टर रंजीत कुमार मिश्र जी, विभाग के वरिष्ठ आचार्य डॉक्टर पंत जी, धनंजय जी, सुरेंद्र जी, जहारा जी, संगीता जी एवं हमारे सभी प्यारे शोध छात्र एवं BA, MA, CBCS और बाहर से भी कुछ लोग आए हुए हैं प्रयागराज, जो इनके जिज्ञासु छात्र हैं यहाँ पर। उस बड़ी अच्छी बात आज यह है कि हमारे मित्र यहाँ व्याख्यान के लिए आए। यह बड़ा संजोग की बात है। कल 2 बजे धनंजय जी आकर कहते हैं कि कल आज मॉडरेशन कमेटी की मीटिंग होनी है और उसमें मीटिंग होंगे, 2 बड़े विद्वानों को बुलाए जा रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग व्याख्यान भी रख लें। और यहाँ सब जानकारी के लिए बताऊं कि हमारे जामिया विश्वविद्यालय में जब से विभाग स्थापित हुआ 2017 में, तो एक शोध परिषद की स्थापना की गई। उसमें मूल उद्देश्य यही है कि शोध छात्रों के विकास के लिए क्या किया जाए और शोध के छात्र में क्या क्या नए आयाम हो सकते हैं, व्याख्यान के माध्यम से एवं गतिविधियों के माध्यम से शोध के बारे में हम जानकारी दें। तो इसकी स्थापना की गई। उसमें कुछ आर्थिक सहयोग भी सब लोगों ने दिया, अध्यापकों ने भी दिया
एक संस्था बनी हमारी और उस निरंतर चलता रहा यार। जब इधर कोरोना काल आया तो बीच में रुक सा गया था। फिर इस बीच में जब गतिविधियां प्रारंभ हुई तो कल चर्चा हुई कि हो रहे हैं और व्याख्यान किया जाए, तो कम ही समय में और अचानक यह सूचना देने के बाद इतना अच्छा कार्यक्रम हो जाएगा यह कभी उम्मीद नहीं कर रहे थे। ये कभी कभी हड़बड़ में भी बहुत अच्छी बात हो जाती है। तो कल जब मैं रंजीत जी से चर्चा किया तो उन्होंने कहा कि कौटिल्य आप पर ही कुछ चर्चा हम करें शोध की दृष्टि से, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हम लोग कुछ दिन क्लास फेलो भी रहे हुए हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, और घर से भी हम लोग एक जिले के ही आस पड़ोस के ही हैं, तो घर से भी हम लोग की मैथिली भाषा में बात होती है और अच्छे मित्र रहे हैं। तो कुछ दिन पहले मैं शायद 2 साल पहले इनके घर घूमने गया था, तो इन्होंने मुझे कौटिल्य अर्थशास्त्र की बहुत सारी किताबें दिखाई और बताया कि आजकल रिसर्च का काम हम इसी पर कर रहे हैं। तो मुझे भी बड़ी अच्छी बात लगी कि नहीं, निश्चित रूप से, जबकि ये व्याकरण के छात्र रहे हुए हैं और धर्मशास्त्र में भी इनकी बड़ी रुचि रही है, साहित्य से इन्होंने ज्यादा निकाला था। तो ये हम लोग की कुछ ऐसे गुप्त बातें हैं जो तो नहीं बच्चों के लिए कि कैसे अदर डिसिप्लिन में भी जाकर के कुछ अच्छा कर सकते हैं, ये प्रेरणा इनकी है। सबसे बड़ी बात है कि वक्ता तो अभी जो विषय पर इन्होंने बोला है वो तो आप लोग सुने ही और सभी उसे साक्षी भी हैं और महत्वपूर्ण भी था। इनके बोलने का जो तरीका रहता है, किसी भी विषय पर इनको दे दिया जाए, घंटों 2 घंटे बोलेंगे और राजनीति से भी जुड़े हुए हैं। तो हमने आग्रह किया और आप यहाँ पहुंचकर ये हमारे जो आनुषंगिक कार्य और भी थे उनको भी किया और साथ में व्याख्यान दे करके हमें आह्लादित किया, मार्गदर्शन किया। निश्चित रूप से यह अलग दृष्टि थी